नमस्कार दोस्तों। मिलेट्स यानी मोटे अनाज वैसे हैं तो ये हमारे पुराने ज़माने के अनाज, पर लगभग पिछले 50-60 सालों में इनका प्रयोग काफ़ी कम हो गया था और हम पूरी तरह एक तरह से गेहूं और चावल पर ही निर्भर हो गए थे। चूँकि हमें मोटे अनाजों के गुणधर्म उतने नहीं पता थे, तो फिर स्वाभाविक है हमें जो सरलता से उपलब्ध होगा, जो आसानी से बन जाएगा, हम उस पर ही शिफ्ट हो जाएंगे। पर अब चूँकि हमें मोटे अनाजों के गुण धीरे धीरे पता चलते जा रहे हैं, क्या क्या इनके लाभ हैं वो पता चलते जा रहे हैं, और गेहूं और चावल के क्या नुकसान हैं वो भी पता चलते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे अब हम इसका उपयोग भी बढ़ाते जा रहे हैं। और पिछले 3-4 सालों में तो इनका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। मोटे अनाज कितने फ़ायदेमंद हैं इनका काफ़ी प्रचार हुआ है। और ये साल जो 2023 जो अब जाने ही वाला है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष भी डिक्लेयर किया गया था, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इसमें तो काफ़ी इनका प्रचार हुआ है और इनका उपयोग भी बढ़ा है। बाजरा भी एक मोटा अनाज ही है, तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं बता दूँ, यहाँ बातें होती हैं घर की, स्वास्थ्य की और मन की। तो अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यहाँ आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे बाजरे के बारे में। बाजरे के गुणधर्म, उसकी सावधानियाँ, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, बाजरा से क्या क्या बना सकते हैं, और मैंने जो बनाई उसकी बढ़िया सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाजरा में पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें होता है प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और बी कंपाउंड के विटामिन्स यानी नाइसिन, B3 और फोलिएट यानी B9। तो इतने सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, तो इनका लाभ क्या क्या होता है वो देखेंगे। बाजरे की जो क्वालिटीज़ हैं उसमें सबसे पहला तो ये कि ग्लूटेन फ्री है, यानी जो ग्लूटेन के रेसिस्टेंस लोग हैं, जिन्हें ग्लूटेन से प्रॉब्लम हो जाती है, ग्लूटेन पचता नहीं है या कुछ एलर्जी वगैरह है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं है, तो अगर वो ये खाएंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो गेहूं वगैरह या चावल उतना नहीं खा सकते, क्योंकि उनमें काफ़ी मात्रा में ग्लूटेन होता है। तो ग्लूटेन फ्री है, सबसे पहला गुण तो इसका यही है। दूसरा, इसमें फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो जिन्हें भी डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, या कॉन्स्टिपेशन से होने वाली जो आगे और सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं वो है, तो उसमें फाइबर का सेवन बताया ही जाता है। तो वहाँ पर बाजरे का सेवन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फाइबर है तो पचने में काफ़ी सहायता होती है। बाजरा में कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कैल्शियम हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, दांतों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके सेवन से कैल्शियम की मात्रा हमें अच्छी मिल जाती है। बाजरे में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो जो कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो अगर बाजरे का सेवन करेंगे तो हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। विटामिन B3 यानी नाइसिन इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी सहायक है। तो ये भी एक तरह से हार्ट हेल्थ को ही दुरुस्त करने में सहायक होता है। बाजरे में होते हैं कई एंटीऑक्सीडेंट तत्व, जैसे कि फिनोलिक कंपाउंड्स और फ्लेवोनॉइड्स आदि। तो ये जो तत्व होते हैं वो सहायता करते हैं फ्री रेडिकल्स को कम करने में। तो जो भी नुकसान फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पहुंचाते हैं, उसको कम करने में बाजरे का सेवन हमें सहायता करता है। बाजरे की एक क्वालिटी होती है कि ये कम पानी में इसकी पैदावार हो जाती है। तो ये प्रकृति के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि कम पानी में हो जाता है। तो जो जिन स्थानों पर कम पानी होता है, जैसे राजस्थान वगैरह में, वहाँ इसकी पैदावार काफ़ी सरलता से हो जाती है। तो इस तरह से प्रकृति के लिए भी अच्छा है। बाजरे के गुणधर्म तो हमने देख लिए। अब ये बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कमियां होती हैं और इसके उपयोग में हमें क्या सावधानी अपनानी चाहिए। जब हम बाजरा लेके आते हैं, उसका आटा पिसाते हैं और रोटी बनाते हैं, तो हमें थोड़ा सा चेंज देखने मिलता है, क्योंकि गेहूं के टेक्सचर में और बाजरे के टेक्सचर में काफ़ी अंतर है। गेहूं की रोटी जैसे कि एकदम मुलायम मुलायम बनती है, सफ़ेद सफ़ेद बनती है। वहीं बाजरे की रोटी जब हम बनाएंगे तो उतनी नरम मुलायम नहीं बनेगी, थोड़ी सी मोटी बनेगी और थोड़ी सी दरदरी भी रहेगी।
तो जिनको एकदम मुलायम नरम रोटी खाने की आदत पड़ी है तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है बाजरे में, और इसका रंग भी थोड़ा सा सांवला दिखता है रोटी का, तो देख के उतने एकदम अपीलिंग नहीं लगती। जैसे गेहूं की आदत पड़ी होती है ना नरम नरम रोटी खाने की, तो वैसे वहाँ बाजरे की रोटी थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी सांवली रहती है, और इसका स्वाद भी थोड़ा अलग होता है गेहूं से। तो एकदम जब आप पहली बार खाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ अलग लगे, पर धीरे धीरे चूँकि हमारे टेस्ट बड्स डेवलप होती हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो जब हम 2-4 बार खाएंगे तो फिर हमें अच्छी लगने लगती है। दूसरी बात ये है कि इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, जैसे कि इसमें लाइसिन नहीं होता, जो कि हमारी प्रोटीन बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो अगर हम लगातार इसका बाजरे का सेवन करते हैं, सिर्फ बाजरे का सेवन करते हैं, तो हो सकता है हमारी बॉडी में लाइसिन की कमी हो जाए और जिससे आगे चलकर प्रोटीन की कमी हो जाए। तो फिर इसके लिए हमें ये सावधानी अपनानी चाहिए कि सिर्फ बाजरे को ना अपनाएं, हम अलग अलग चेंज कर करके बाजरा, कभी कभी मक्का, कभी ज्वार, कभी कोदो कुटकी आदि, या कभी कभी गेहूं भी, ऐसे करके हम अलग अलग अनाज का सेवन करेंगे तो लाइसिन की कमी होने से बच जाएंगे हम। बाजरे में फाइटिक एसिड नाम का कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी में आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन में अवरोध उत्पन्न करता है, तो इसलिए इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन जिंक और आयरन की कमी कर सकता है। दूसरा, इसमें टेनिन नाम का तत्व भी होता है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में अवरोध करता है। तो इस तरह से बाजरे में 2 तत्व ऐसे हैं जो आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन में खलल डालते हैं और हमारी बॉडी में इनकी कमी हो सकती है। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि बाजरे के बहुत ज़्यादा सेवन से थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाती है, यानी थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा से डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें इसमें भी सावधानी अपनानी चाहिए कि जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड कुछ भी, तो उसमें बाजरे का बहुत ज़्यादा सेवन करने से बचें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1-2 बार ही खाया तो हमें बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, पर हाँ, हमें लगातार नहीं खाना है। जैसे हफ्ते में 1-आध बार खा लिया तो ऐसे कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, हमें लगातार और सिर्फ बाजरे के सेवन से बचना चाहिए। तो बाजरे की कमी को देखते हुए हम ये सावधानी अपना सकते हैं कि सिर्फ बाजरा यूज़ करने से बचें। ऐसा ना करें कि लगातार बाजरा ही बाजरा हम यूज़ कर रहे हैं, हम बदल बदल कर अलग अलग मिलेट्स का यूज़ करें। जैसे कभी बाजरा खा लिया, कभी मक्का खा ली, कभी रागी खा ली, कभी गेहूं में चने का आटा मिलाकर जैसे रोटी बनाते हैं वो बना ली, या कभी श्रीधान्यम की रोटी बना ली, कोदो कुटकी आदि। अगर आपको कोदो कुटकी के बारे में नहीं पता है तो हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में श्रीधान्यम की पूरी सीरीज़ दी थी, जिसमें कोदो, कुटकी, कंगनी, छोटी हरी कंगनी और भगर, इसके बारे में बात की थी। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी इनके लिंक, आप जाके देखिएगा। इनके बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी हमने, तो वो यूज़ कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हम बदल बदल कर अनाजों का उपयोग करेंगे तो सबके हमें पौष्टिक तत्व भी मिलेंगे, वैरायटी भी हो जाएगी हमारे खाने में, और प्रकृति के सारे संसाधनों का हम अच्छे से उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। अब आ गई रेसिपी की बारी। तो मैंने बनाई है बाजरे की टेस्टी सी कुकीज़। तो कैसे बनाई है चलिए देख लेते हैं। बाजरे की कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 बाउल भरकर गुड़। गुड़ हम डार्क कलर का लेंगे, वो अच्छा माना जाता है, उसमें केमिकल्स कम होते हैं। अब एक पॉट पर गुड़ लेकर और फिर 1 बाउल भरकर पानी डाल दिया है। क्योंकि हम मीठा थोड़ा कम खाते हैं इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो यहाँ पे पानी की मात्रा कम कर दीजिएगा, क्योंकि जितना पानी रहेगा उतना मीठा कम बनेगा फिर। तो यहाँ पर मैंने 1 बाउल भर के और गुड़ में डाल दिया है और फ्लेम ऑन कर दिए है ताकि हमारा गुड़ का पानी अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ का पानी तैयार करना है ताकि हम आटे को उससे अच्छे से मस सकें। इसको थोड़ी देर अगर हम ऐसे ही डूब रहने देते तो भी बन जाता, पर अगर हम गरम करके और गुड़ का पानी बना लेंगे तो ये जल्दी काम हो जाएगा। और बाजरे का आटा भी थोड़े गर्म पानी से ही मसना चाहिए, इसके लिए भी ये सही रहेगा, गरम गरम गुड़ का पानी। तो अब चूंकि ये बन गया है तो अब हम इसको थोड़ा छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में बहुत इम्प्योरिटीज रहती हैं और अगर हम ऐसे यूज़ कर लेंगे तो सारी कुकीज़ हमारी ख़राब हो जाएंगी,
दरदरा भी आएगा, मुंह में खाने में भी आएगा और अच्छा भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने उसको छान लिया है। देखो कितना कचरा निकला है। तो अब वो जब तक थोड़ा ठंडा हो रहा है, हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1.5 कटोरी बाजरे का आटा और 1 कटोरी गेहूं का आटा। हम गेहूं का आटा मिला लेंगे ताकि बनने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो हमने इस तरह से 2.5 कटोरी का मटेरियल ले लिया है आटे का। अब इसमें 2 चम्मच भरकर तिल डालेंगे। तिल का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो सफ़ेद तिल्ली ली है मैंने, धुली वाली तिल्ली, तो 2 चम्मच वो ले लिया है। 1 पिंच करीब नमक लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। क्योंकि हम कुकीज़ बेक कर रहे हैं इसलिए ज़रूरी है कि बेकिंग पाउडर डालें। अगर आप तलेंगे तो उसकी जगह आप मोयन ले लेना, पर यहाँ मैं बेक कर रही हूँ तो इसलिए मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मस लेंगे, मतलब अच्छी तरह मिला लेंगे। यहाँ पे छान भी सकते थे, पर चूंकि मैं आटे में जो वो मोटा भाग रहता है उसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए मैं छानना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने इसी तरह से हाथ से अच्छे से सबको मिला लिया है ताकि सब कुछ एक सार हो जाए। और अब जब थोड़ा गुड़ का पानी भी हल्का ठंडा हो गया है, तब हम एक एक चम्मच इसमें डालते जाएंगे और आटा मसते जाएंगे। एक साथ डालने से ये डर रहेगा कि कहीं ज़्यादा गीला ना हो जाए, क्योंकि हम आटा इतना ही लेना चाहते हैं, तो जितना भी लगेगा गुड़ का पानी डालते जाएंगे और मसते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मसते जाइए। इससे हमारे दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि अगर पानी अगर ज़्यादा हो गया तो फिर हमें आटा, बेकिंग पाउडर सबका प्रोपोर्शन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ठीक यही रहेगा कि गुड़ का पानी जितना लगे उतना ले लें। अगर गुड़ का पानी बच भी जाएगा तो हम किसी और चीज़ में उसको यूज़ कर लेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मल मल के मिला लीजिए, क्योंकि हमको पता ही है ग्लूटेन नहीं होता बाजरे में, तो इसको अच्छी तरह से मसना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे पानी डालते डालते और आटे को मस लीजिए। साथ ही साथ हम अपनी थाली को भी साफ करते जाएंगे ताकि बाद के काम हमारे आसान हो जाएं। और अब जब आटा तैयार हो गया है तो हमने ओवन को प्री हीट करने रख दिया है 5 मिनट के लिए। अब थोड़ा सा घी ले लेंगे हम और इसके बाद थोड़ा सा आटे को और मस लेंगे। कुकीज बनाने के लिए आटे को जितना मस लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इससे अच्छी तरह से वो फूलेंगी भी और फटेंगी नहीं, अच्छी बनेंगी, चिकनी चिकनी कुकीज बनेंगी। तो हम मसते भी जाएंगे आटे को, और जब अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तब हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर और फिर हम जिस साइज की हमें कुकीज बनानी है उतना आटा लेकर और गोल बना लेंगे, छोटे छोटी बॉल बना लेंगे। हम उसका एक पेड़ जैसा बना लेंगे। सारे सारे पेड़े बना कर रख लेंगे, हम तैयार कर लेंगे। जो ओवन की ट्रे है वो भी हमने थोड़ा सा घी लगाकर तैयार कर ली है और उसमें हम इनको जमाते जाएंगे। जब सारे हमारे कुकीज बन गई तो हम ऊपर से उनमें थोड़ा सा क्रॉस लगाते जाएंगे। इससे दिखने में भी सुंदर लगेंगी और फूल कर फटेगी नहीं। वो कुकीज का अच्छा शेप लगता है जो बिना फटी हुई रहती हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा उस ऊपर से क्रॉस लगा लेंगे इनको। अब जो हमारा प्री हीट हो चुका है ओवन, उसमें हम इसको बीच वाली शेल्फ पर रख देंगे ताकि दोनों तरफ से बराबर इसको हीट मिले। तो बीच वाली शेल्फ पर रख दिया है और 180 डिग्री पर मैंने 20 मिनट के लिए इसको चालू कर दिया है। जब 20 मिनट, हर ओवन का हालांकि टेम्परेचर अलग अलग होता है, आपका अगर देखते रहिएगा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है इसका टाइमिंग। तो यहाँ पे 20 मिनट बाद मैंने चेक किया है तो निकाल कर देखा तो ये पक चुकी थी। नीचे से तो बहुत अच्छा कलर आ गया था, पर ऊपर से थोड़ी सी हल्की सी कम लग रही थी। तो इसको मैंने फिर निकाल लिया है और इसकी जो दूसरी वाली ओवन की ट्रे रहती है उसमें निकाल लिया है इसको। तो इसमें निकाल कर हम इसको उल्टा करके थोड़ा सा सेक लेंगे 5 मिनट और, ताकि नीचे से भी इसका कलर अच्छा आ जाए। तो इस ट्रे में निकालने का फायदा ये होगा कि ये जब पक जाएंगी तो ठंडी भी इसी में हो जाएंगी। अगर वो वाली ट्रे में ही रहती तो हो सकता था नीचे से पसीज जाती,
तो ये वाली ट्रे में हम ठंडी होने के लिए भी सही रहेगा, और इसको दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा उल्टा करके भी सेक लेंगे, तो दोनों तरफ से कलर इसका अच्छा आ जाएगा। तो इसमें 5 मिनट के लिए और फिर मैंने बेक किया है, और 5 मिनट बाद देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ये कुकीज़ अब हमारी बिल्कुल तैयार हो गई सिक कर, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इसको इसी में ठंडा होने देंगे, और जब अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं तो एयर टाइट कंटेनर में हम भर के रख लेंगे, और फिर जब भी हमारा मन करेगा तब हम खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारी कुकीज़ बिल्कुल तैयार हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी? अगर पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच जाएं। अब मैं विदा लेना चाहूँगी, तो अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।